वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया जो भी था ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि 1757 से 1947 तक में जो भी हम लोग का पॉलिसीज़ आया ना, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये आपका एसएससी एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड आपका डिस्कशंस रहेगा। प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड आपका डिस्कशंस रहेगा। इसमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे आप लोग प्लीज़ उसका नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपको जो है ना रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही प्रिसाइज नोट रहेगा, ऐसा ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, टू द पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलता रहे वीडियो का। चलिए तब बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है स्टेजेस देख लेते हैं कि कॉलोनियलिज्म जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था ना, उसका क्या क्या स्टेजेस था। तो कॉलोनियलिज्म में एक मॉडर्न और हिस्टोरिकल फिनोमिनन था। ठीक है, जैसे कि हम लोग का इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म होता है, वैसे ही हम लोग का कॉलोनियलिज्म भी देखने को मिला था। इसमें डिस्टिंक्ट स्टेजेस रहता है इन द मॉडर्न हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी, जिसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमी एंड मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना दोनों इंटरवेन करता है। और इंडिया इसमें है, वो जनरली जो है कंसिडर किया जाता है कि एज अ क्लासिक कॉलोनी। क्लियर, इंडिया को क्लासिक कॉलोनी के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या क्या था। तो सबसे पहला तो हम लोग का फर्स्ट स्टेज, आई गेस ये शायद विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इंक चेंज कर रहे हैं, 1 सेकेंड, आपका ब्लैक पे ही बताते हैं। चलिए, एवरग्रीन इंक है ये। अच्छा, तो हम लोग का अभी क्या हो जा रहा है, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म में हम लोग क्या है, इसमें हम लोग को मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड प्लंडर्स देखने को मिला था। क्या हुआ था इसमें, मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड प्लंडर्स। ठीक है, और इसका अगर टाइम पीरियड बोला जाए ना, तो 1757 टू 1813 तक है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का जो है ना, जो फर्स्ट स्टेज जो था, इसमें और क्या क्या देखने को मिला था। तो हम लोग को पहले तो जो हैंडीक्राफ्ट्स है ना, उसको मोनोपोलाइजिंग किया गया था। तो इसमें आप लोग स्टार मार्क देके लिख सकते हैं कि मोनोपोलाइजिंग हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हम लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो एडवांटेज उठाया था जो हम लोग का पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हो गया पॉलिटिक्स से, टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फ़ायदा उठा के जो भी ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया था ना, उसको मोनोपोलाइज कर दिया था। फिर जो है हम लोग को चेंजेस देखने को मिला था ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या क्या चेंजेस था, तो चेंजेस मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट वर द चेंजेस मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो कॉलोनी है ना, वो कोई भी एनी फंडामेंटल चेंज इस स्टेज में नहीं लेके आया था। ठीक है, कोई भी ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं था, लेकिन जो चेंजेस था ना, वो हम लोग का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिल रहा था। फिर हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है उसमें देखने को मिला था, और जो टॉप लेवल ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो सब में हम लोग को चेंजेस देखने को मिला था यहाँ पे। क्लियर, तो ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉन्क्वेस्ट है ना, वो मोनोपोली को फैसिलिटेट कर रहा था। तो कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट, क्लियर, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग, कॉन्क्वेस्ट फैसिलिटेटिंग मोनोपोली, मोनोपोली। अब इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल में कॉन्क्वेस्ट देखने को मिला था ना, अलॉन्ग विथ सर्टेन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया से के साथ हो रहा था वहाँ पे। लेकिन जो गोल्स था ना, मेन क्या गोल था उसको, जो ट्रेड है उसको मोनोपोलाइज करना है। किसका ये मेन गोल था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर, और जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उसको साइफन ऑफ करना है, वेयर स्विफ्टली अचीव्ड इट्स फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेज में ये देखने को मिला था। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ से सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या किस टाइप का कॉलोनियलिज्म देखने को मिला था, तो इसमें एरा ऑफ फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एरा ऑफ फ्री ट्रेड। अब एरा ऑफ फ्री ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ था, तो 1813 में ना, ठीक है, और 1860 तक ये चला था हम लोग का।
और इसमें ना वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी आया था। क्या आया था इसमें? तो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स था। ठीक है, जिसमें हम लोग का वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी देखने को मिल रहा था ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था इनटू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग का अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ना, उसका कॉमर्शियलाइजेशन हम लोग को देखने को मिला था। तो कॉमर्शियलाइजेशन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ था, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये था हम लोग का ऑफ द सेकेंड स्टेज का, कि जो एग्रीकल्चर है उसको कॉमर्शियलाइज कर दिया गया था, जो कि इन हैंड ना क्या हो रहा था, ये फोर्स्ड और आर्टिफिशियल प्रोसेस से मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीजेंट से ये कराया जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये कराया जाता था बाई फोर्सफुली। उसके बाद यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड स्टेज में कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें ना, तो वो बहुत ही डिटेल्ड वे में और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर दिया गया था, जिससे कि हम लोग का इम्पोर्ट्स है वो पेनिट्रेट कर सके, विलेजेस तक आ सके, और जो रॉ मटेरियल है उसको विलेजेस से आसानी से बाहर लेके जाया जा सके। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को है ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में इसको अब यूज़ किया जा रहा था। फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें कि वेस्टर्नाइज्ड हैबिट्स। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो जो भी प्रमोशंस वगैरह था ना, उसको इंक्रीज कर, डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश गुड था ना, उसको इंक्रीज कर दिया गया था बाय द प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन करके जो ब्रिटिश गुड्स था उसको इंक्रीज करा दिया गया था, डिमांड ऑफ द ब्रिटिश गुड्स को ना इंक्रीज करा दिया गया था। फिर ये हम लोग का सेकेंड स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अब यहाँ पे हम लोग का आता है क्या, थर्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज, इसमें क्या देखने को मिल रहा था हम लोग को, जो ये हम लोग का ना एरा ऑफ फाइनेंस कैपिटल था। ठीक है, एरा ऑफ फाइनेंस कैपिटल। क्लियर? और ये 1860 से बाद तक का जितना भी एरा था ना ऑनवर्ड्स, वो हम लोग का थर्ड स्टेज में आता है। अब इसमें हम लोग क्या देखने को मिला था, जो कंपटीशन है ना वो इमर्ज हो रहा था। तो इमर्जिंग कंपटीशन, क्लियर? अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, जब कंपटीशन जो है ना वो एक अलग ही न्यू इम्पेरियलिस्ट नेशन के फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया जा रहा था, और वो उससे जो है ना ब्रिटेन्स का जो वर्ल्ड में जो उसका पोजीशन था ना उसको थ्रेट मिल रहा था। क्लियर? जिसके कारण जो इंडिया के ऊपर जो होल्ड लगा हुआ था ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, ब्रिटेन का। अच्छा, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देखने को हम लोग को मिला था। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इसमें क्या हुआ था हम लोग को, तो जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना इंडियाज़ के रेल रोड्स पे लगाया गया था। फिर लोन्स दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो ट्रेड कर सके, और लेसर वैल्यू ऑफ प्लांटेशंस का जो है ना बहुत ही कम वैल्यू दिया जा रहा था। कोल माइनिंग, जूट मिल्स, शिपिंग एंड बैंकिंग, ये सब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हो रहा था। और अलग से जैसे रोड बनाना हो गया या लोन देना हो गया, ये सब जो है ना इन्वेस्टमेंट इसका यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था इन दी थर्ड स्टेज में। क्लियर? इसमें और एक पॉइंट आ रहा है याद हमको, जो आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, को ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था, बट इंडस्ट्री को सिर्फ एक्सपैंड किया जा रहा था। क्लियर? तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्लियर? नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बट एक्सपेंशन, क्लियर? इसमें क्या हो रहा था, जो थ्री मेजर इवेंट्स था ना हम लोग का, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था जो कि 1929 से 1934 के बीच में देखने को मिला था, फिर वर्ल्ड वॉर टू। ये सब के कारण जितना भी हम लोग का फॉरेन ट्रेड था ना वो रुक चुका था और रिड्यूस हो गया था। क्लियर?
और जो फॉरेन मनी का जो एंट्रेंस था इंडिया में वो भी रुक चुका था। बट इसके कारण क्या हुआ था, जो भी टाइज वगैरह था वो भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया का टाई था ना, वो भी हम लोग का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, लेकिन वो टूटा नहीं था अभी। क्योंकि ना हम लोग का इंडस्ट्री जो इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था इंडिया में, और जो बाहर का जो कंट्रीज था ना वो इसको एज अ प्रॉफिट मार्जिन देख रहा था, क्लियर। और इसको एज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंडिया में देख रहा था उस हिसाब से, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का थर्ड स्टेजेस का ये सब हम लोग का मेन पॉइंट्स था, क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट माउंटेसी। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो मेंटेन कर रहा था दैट इट्स पावर्स वेर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड दैट इट्स पावर्स वेर सुप्रीम और पैरामाउंट। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा था कि जो बोल रहा था जो उसका जो पावर है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम और पैरामाउंट है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी, ठीक है। और इसमें ये लोग ये भी क्लेम कर रहा था जो प्रोसेस ऑफ इम्पेरियल एक्सपेंशन है ना एंड कंसोलिडेशन ऑन ब्रिटिश पैरामाउंट सी was carried on by the company during the 1757 to 1857 period through the policy of annexation by diplomacy and administrative mechanisms, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हम लोग का ब्रिटिश का पैरामाउंट एसी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब इसकी इसी के अंडर में ना हम लोग का बहुत सारा डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह जो है ना वो ब्रिटिश लेके आया था। क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आया था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो कि 1765 से 1813 तक ये चला था। इसमें क्या होता है, रिंग फेंसिंग मतलब क्या हो रहा है, एक स्ट्रैटेजी था जो एम्प्लॉय मैंने ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा एम्प्लॉय किया गया था। इसमें क्या किया जाता था, जो कंपनी का जो फ्रंटियर है उसको फोर्टिफाई किया जाता था, स्टैब्लिशिंग बफर जोन्स, ठीक है। अब इसमें ये मेंशन कर सकते हैं दैट रिंग फेंसिंग क्लियर वाज अ स्ट्रैटेजी was a strategy ring fencing was a strategy employed by Warren Hastings, clear। टू फोर्टिफाई किस लिए, टू फोर्टिफाई द कंपनीज फ्रंटियर, फोर्टिफाई द कंपनीज फ्रंटियर, ठीक, कंपनीज फ्रंटियर बाय एस्टैब्लिशिंग बफर जोन, बाय एस्टैब्लिशिंग क्या, बफर जोन्स, क्लियर। अच्छा, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि जो भी उनका नेबर्स का जो बॉर्डर है ना उसको डिफेंड करना है, ताकि उनका खुद का टेरिटरी है वो प्रोटेक्टेड रह सके, क्लियर। तो आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इट वाज अ स्ट्रैटेजी, इट वाज अ स्ट्रैटेजी, क्लियर, it was a strategy of defending it was a strategy of defending their neighbors, clear, defending their neighbors borders, clear, to protect their territories, to protect their territories, क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए ना तो जैसे हम लोग का बक्सर वॉर जो हुआ था 1964 में, उसके बाद अवध को जो है ना एज अ बफर स्टेट वहाँ पे घोषित कर दिया गया था, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं जो इसमें ना कैसे क्या फंक्शनैलिटी होता था। तो इसमें मेन जो है स्टेट को है अपना एक सब्सिडियरी फोर्स मेंटेन करना पड़ता था, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और जो सब प्रॉपर उसमें आर्म्स उसको सप्लाइड होना चाहिए, और इसको कंपनी का ऑफिसर लीड करेगा, वो इन टर्न जो रहेगा ना वो पूरा कंपनसेट करेगा बाय द स्टेट्स लीडर, क्लियर। तो ऐसे इसका फंक्शनैलिटी था। इसका एग्जांपल अगर आप लोग लिखना चाहें तो अवध आफ्टर ऐसे लिखिए, आफ्टर
दी वॉर ऑफ बक्सर या बक्सर वॉर लिखिए, आफ्टर दी बक्सर वॉर in 1964, in 1964, yeah, awadh was used, awadh was used as a buffer zone, as a buffer zone, ठीक है, या बफर जोन या स्टेट बोल सकते हैं इसको, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का इसमें पॉलिसी ऑफ रिंग फेंसिंग में ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब भाई हम लोग नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ अपना बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या था, सब्सिडरी अलायंस 1798 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1798 से स्टार्ट हुआ था और फिर पूरा ये लंबा चला था। इसका जो ओरिजिन है ना, ये कौन किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, यहाँ पे हम ये नहीं लिखे ना, इसको आप ऐसे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, लिखा हुआ है एम्प्लॉयड बाय वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, अब सब्सिडरी अलायंस है, इसको कौन स्टार्ट किया था, तो वेलेस्ली जो था ना वो स्टार्ट किया था उसको, और सब्सिडरी अलायंस को इन इंडिया एज अ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। बट फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स है वो जो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स है ना, इस फ्रेज को कॉइन किया था, क्लियर। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट वेलेस्ली, ठीक है, वेलेस्ली, वेलेस्ली designated the designated designated या established ऐसे लिख सकते, सॉरी designated मत लिखिए, वेलेस्ली started the subsidiary अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस को ये वेलेस्ली स्टार्ट किया था इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, एज अ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, ठीक है। और नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है जो फ्रेज है ना, ये कौन किया था, डुप्लेक्स कॉइन किया था इस फ्रेज को, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर बोला जाए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सब्सिडरी अलायंस का, तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि पूरा इंडियन फोर्सेस का जो कंट्रोल है ना, मैंने उसको इंडियन फोर्सेस को कंट्रोल करने का विदाउट गोइंग टू वॉर एंड इनकरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, क्लियर, वाज, ठीक है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रोल इंडियन फोर्सेस, कंट्रोल इंडियन फोर्सेस विदाउट गोइंग, विदाउट गोइंग टू वॉर, विदाउट गोइंग टू वॉर एंड इनकरिंग कॉस्ट, एंड इनकरिंग कॉस्ट्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आज ये इसका अगर डिस्क्रिप्शन बोलें तो ये मेन मैंने इसका कैसे फंक्शनैलिटी करता, कैसे काम करता था ये, तो जो कंपनी का सोल्जर है ना उसको इंस्टॉल करना पड़ता था अंडर द मेथड बाय द इंडियन किंग्स, ठीक है, इंडियन किंग्स के अंडर में जो कंपनी का सोल्जर जो रहता था, क्लियर। और उनका जो कवर है वो जितना भी कॉस्ट वगैरह जो भी रहता था ट्रूप्स रन करने का, या जो भी उसका सैलरी वगैरह हो गया, ये सब जो है ना कौन देखता था, तो रूलर देखता था। और जो ब्रिटिश सिटीजन है ना वो उनको सब इससे सिक्योरिटी इन आर्मी से मिलता था, लेकिन जो पैसा वगैरह जो खर्च वगैरह जो भी हो रहा है ना, किसको देखना पड़ता था, वो इंडियन किंग्स को देखना पड़ता था, ठीक है। तो हम लोग का सब्सिडरी अलायंस में ये था। और अगर इसका एग्जाम्पल बोला जाए तो ये हम लोग का जो पहला रूलर था ना जो इसको एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को, वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दी सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस वाज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, क्लियर। तो ये हम लोग का सब्सिडियरी अलायंस के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें इसमें और कुछ नहीं है,
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत ही कॉमन था, ये आप लोग को आई गेस पता भी होगा, जो कि हम लोग का 1848 से 1859 तक चला था। इसको कौन लेके आया था, तो ये लॉर्ड डलहौसी लेके आया था इस स्ट्रैटेजी को। और इस स्ट्रैटेजी में ना मेन क्या बोला जाता था कि कोई भी अगर इंडियन रूलर अगर अपना कोई नेचुरल हायर के बिना अगर मर जाता है ना, तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी उसका वो है ना लैंड होल्डिंग्स है, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। क्लियर? अगर कोई भी इंडियन रूलर का नेचुरल हायर ना रहा तो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को। अब इसके अंडर में कौन सा, जैसे कि हम लोग का जो एनेक्सेशन ऑफ झांसी हुआ था, सतारा, नागपुर, उदयपुर, ये सब जो हम लोग का अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही हुआ था। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड नहीं, डलहौसी, ठीक है, डलहौसी adopted this strategy, adopted this strategy, clear? Dalhousie adopted this strategy, this strategy, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, and under this strategy, under this strategy, under this strategy, Lord Dalhousie, this strategy, under this strategy, if any इंडियन रूलर, ठीक है, इंडियन रूलर और किंग, ठीक है, डाइज विदाउट अ नेचुरल हायर, ठीक है, हायर मतलब उनका जो बेटा वगैरह है ना, वंशज, वो नेचुरल हायर, दी कंप्लीट लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, उसमें आपका रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू, क्लियर, फिर आपका आ जाएगा रेवेन्यू के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी, ठीक है, सब जो है ना, सब वुड ऑटोमेटिकली बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके अंडर में हम लोग का कौन कौन सा स्टेट्स को क्या एनेक्स किया गया था, कैप्चर किया गया था। तो एनेक्सेशन ऑफ झांसी, एनेक्सेशन ऑफ झांसी, क्लियर, एनेक्सेशन ऑफ झांसी हो गया, सतारा, क्लियर। फिर हम लोग का नागपुर, उदयपुर, एट्सेट्रा, क्लियर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हम लोग का ये था। फिर हम लोग का आता है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तो डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, 1848 टू 1856 तक ये भी चला था। इसमें क्या था, तो जो एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है ना, बेस्ड ऑन माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंडियन रूलर्स, इसमें क्या रीज़न दिया जाता था कि सही से है ना, और ये भी डलहौसी के द्वारा ही लिया गया, मैंने इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बोला जाता था कि जो इंडियन रूलर्स है ना, वो सही से अपने स्टेट को है वो नहीं देख पा रहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो इसलिए जो है उस स्टेट को वो कंपनी रूल के अंडर में आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे फिर यार इसको ठीक करना है, डलहौसी इंट्रोड्यूस्ड दिस doctrine and under this the Indian states were annexed, claiming that the Indian ruler of
that particular state of that particular state of that particular state mal administers the एडमिनिस्ट्रेशन एड, या ऐसे लिखिए, ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे क्या, मेल एडमिनिस्ट्रेट्स दी एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? अच्छा, ये हो गया। और अगर इसमें बोला जाए कि कौन कौन सा स्टेट्स इसके अंडर में ना एनेक्सेशन उसका किया गया था स्टेट्स का, तो अवध को सबसे पहला तो अवध वॉज एनेक्स्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस in 1856, clear, under the pretext of misgovernance citing maladministration under वाजिद अली शाह। ठीक है, तो इसमें उस टाइम ना अवध का उस टाइम रूलर कौन था, तो वो वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, क्लियर, जो कि बोला जाता है द लास्ट रूलर ऑफ अवध था। तो द लास्ट रूलर ऑफ अवध, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मिसगवर्नेंस बस ये, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो वाई ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसीज़, ब्रिटिश जो है इस पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस क्यों किया था। तो इसमें ना हम लोग का जो ब्रिटिश वो ये भी जो भी हम लोग पॉलिसीज़ ऊपर देखे ना, उसको ये इंट्रोड्यूस किए क्यों किए, उसके पीछे कुछ कुछ जो रीजंस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इंक्रीज़ इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो इनेबल कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को टू मोनोपोलाइज देयर डोमिनियन। ठीक है, उनका जो भी डोमिनियन स्टेटस है ना, वो इंडियन स्टेट्स पे जो है पूरा वो मोनोपोलाइज हो गया था, जिसके कारण जो उनका रेवेन्यू है ना उसमें इंक्रीज देखने को मिला था। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट्स है उनको कॉन्क्वेस्ट करने का विदाउट वॉर्स। क्लियर? तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्क्वेस्ट इंडियन स्टेट्स विदाउट वॉर। ठीक है, जो कि जैसे ओपन एनेक्सेशन जितना भी डॉक्ट्रिन हुआ, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखिए या डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस ना, इससे बिना किसी वॉर किए हुए ना जितना भी प्रॉपर्टी था या जो स्टेट था वो किसके अंडर में आ गया था, कंपनी के अंडर में आ गया था। ठीक है, और इसके कारण जो एक पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन जो है दोनों हम लोग का कंपनी के लिए, कंपनी इन इंडिया एंड होम गवर्नमेंट दोनों के लिए खुल जाता था, जिससे कि वो लोग कोई भी स्टेट को विदाउट एनी वॉर जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग का फ्रेंच इन्फ्लुएंस को मिटिगेट किया जा रहा था यहाँ पे, मिटिगेशन ऑफ, ठीक है, मिटिगेशन ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। इसमें अगर बोले ना तो जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है ना उसको डिक्रीज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या किया था, बहुत सारा ऐसा पैरामाउंट पावर्स इन इंडिया में लेके आ गया था, जिसके कारण जो है जो भी हम लोग डॉक्ट्रिन वगैरह देख रहे हैं ना, उससे जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था वो हम लोग का इंडियन स्टेट्स पे जो है कम देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया था। फिर आप यहाँ बोल सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, तो एक्सपैंडिंग ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर? इसमें क्या है, तो ब्रिटिश एम्पायर जो है ना इंडिया में वो आस्ते आस्ते है एक्सपैंड ही कर रहा था, लेकिन जब वो लोग सोचे ब्रिटिशर्स लोग कि अगर हम लोग कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या है न्यू टेरिटरीज जो है उनके कंट्रोल में भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये सब हम लोग कुछ रीज़न था, और एक रीज़न आप इसमें बोल सकते हैं कि सेफ गार्डिंग, सेफ गार्डिंग, ठीक है, सेफ गार्डिंग कंपनीज, सेफ गार्डिंग कंपनीज फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स। ठीक है, इसमें जो है ना पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते, पॉलिसी जैसे कि रिंग फेंस हो गया, फिर जो हम लोग कंपनी का जो मेन काम क्या था, जो उनका टेरिटरीज है उनको डिफेंड करने का फ्रॉम द अदर रीजनल एंड फॉरेन थ्रेट्स। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जो है ये सब हम लोग का पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करते थे। क्लियर? फ्रंटियर्स, ये सब मेन हम लोग का रीजंस था दैट वाई ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसीज़ इन इंडिया। क्लियर?
अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या था, जो इंडियन स्टेट्स पे ना इनका इम्पैक्ट क्या था। तो सबसे पहले तो हम लोग का रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसी के लिए हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्लियर। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस है ना, ये बोला जाता है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज था फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्लियर। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके ऊपर कंट्रोल आ गया था ब्रिटिशर्स का, तो कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर। तो इसमें जो कंपनी है ना वो प्रिंसली स्टेट्स जैसे सतारा हो गया, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, ये सबको ना अपने कंट्रोल में ले आया था बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के अंडर में ना बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को कंपनी अपने अंडर में ले आया था, ब्रिटिश अपने अंडर में ले आया था। ठीक है। इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि इम्पेरियल एक्सपेंशन, इम्पेरियल एक्सपेंशन। इम्पीरियल एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, जो मैंने स्लोली हो रहा था लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया था बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज। ठीक है, तो इम्पीरियल एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा था हम लोग को। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। इसमें क्या होता है, कंपनी है ना वो दोबारा ग्रो कर रहा था फ्रॉम द प्रीडोमिनेटली कॉमर्शियल इनटू अ प्रीडोमिनेटली टेरिटोरियल पावर। इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग का जो कंपनी है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो ट्रांसफॉर्म होते हुए हम लोग को दिख रहा था यहाँ पे। क्लियर। कॉमर्शियल से वो किसमें, टेरिटोरियल पावर में ग्रो कर रहा था। क्लियर। फिर आप लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल ओवर इंडियन रूलर्स, कंट्रोल ओवर इंडियन रूलर्स। ठीक है। इसमें क्या था हम लोग का, जो ब्रिटिश है ना वो जितना भी अथॉरिटी था ऑफ डिक्लाइनिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन रूलर्स, उनका जो मिलिट्री और फॉरेन रिलेशंस है ना वो हम लोग का आस्ते आस्ते मैंने डिक्लाइन हो रहा था। इसलिए जो है वो पूरा इंडियन रूलर्स के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए वो ये सब पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, ये हम लोग का एक रीज़न हुआ। फिर आप बोल सकते हैं कि हम लोग का इंपीरियल एक्सपेंशन हो गया। हाँ, डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। इसमें क्या हम लोग को देखने को मिल रहा था, जो पॉलिसी है ना वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो कराया ही, जिसके कारण ना जो कंपनी का था ना वो आस्ते आस्ते डाउनफॉल होना शुरू हो गया था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर में आ गया था, क्वीन के अंडर में आ गया था। क्लियर। इससे हम लोग का जो डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन है वो हम लोग का यहाँ पे देखने को मिला था ड्यू टू दीज पॉलिसीज। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का। और आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी है ना वो टोटल हम लोग का डायरेक्ट कंट्रोल का एक मेन रीज़न हो गया था। ठीक है, रिजल्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ दी दिस पॉलिसीज़। और जो ब्रिटिश है उनका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर जो है ना पूरा कंट्रोल एक या कंट्रोल बोलिए या इंटरेस्ट बोलिए वो आ चुका था। क्लियर। तो ये सब पॉलिसीज़ का हम लोग का मेन ये सब इम्पैक्ट था ऑन इंडियन स्टेट्स या इंडियन टेरिटरी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि ब्रिटिश का फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया क्या क्या था। तो इसमें जो है ना हम लोग का बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज इज कॉल्ड द फॉरेन एंड फ्रंटियर पॉलिसी। ठीक है, तो फ्रंटियर पॉलिसी इसलिए लाया गया था टू सिक्योर द न्यूली कॉन्कर्ड बाउंड्रीज। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज द imperialistic पॉलिसी बिकॉज इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू सर्व वर्ल्ड वाइड ब्रिटिश imperial इंटरेस्ट। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का क्या क्या फैक्टर्स है बिहाइंड दी पॉलिसी, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तो फैक्टर्स, ठीक है, बिहाइंड दी पॉलिसी, व्हाट वर दी फैक्टर्स जो ये पॉलिसीज़ को लाना पड़ा था, कौन सा पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़। क्लियर।
तो सबसे पहला तो वॉर लाइक जो ट्राइब्स था ना इंडिया में बहुत देखने को मिल रहा था, तो उनसे अपना जो न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज़ है ना, टेरिटरीज है, उसको बचाने के लिए लोग फॉरेन पॉलिसी लाते थे इंडिया में। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मेंशन कर लीजिए, वॉर लाइक, ठीक है, वॉर लाइक ट्राइब्स। इसमें क्या था ना, जो इंडिया का फ्रंटियर लाइन था ना वो पूरा इनहेबिटेड था बाय दी वॉर लाइक ट्राइब्स, जिनका मैंने जिनके कारण ना जो पीस ऑफ द फ्रंटियर है ना वो थ्रेटन, एक मैंने डर वाला माहौल रहता था अमंग द ब्रिटिश, और जिसके कारण जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल और वीक हो जाता था। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। फिर बोल सकते हैं कि हम लोग का और सेकेंड में ना जो ग्लोबल इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट है उसके लिए, तो ग्लोबल इम्पेरियलिस्टिक, ग्लोबल इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, ब्रिटिश जो है ना होल फॉरेन पॉलिसी को इंडिया में लेके आ रहा है, और ये पूरा फोकस करता था ऑन डिफेंडिंग ब्रिटेन्स ग्लोबल इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। फिर हम लोग थर्ड फैक्टर में ये बोल सकते हैं कि रशियन थ्रेट, रशियन थ्रेट, ये क्या था रशियन थ्रेट। तो रशिया जो है ना वो अपना फ्रंटियर को वो एक्सपैंड कर रहा था ओवर सेंट्रल एशिया, और इसके कारण जो ब्रिटिश पावर है वो रैपिडली एडवांस कर रहा था टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट इन सर्च ऑफ नेचुरल फ्रंटियर्स, ठीक है। और इसको इंश्योर करने के लिए जो है ना अपना सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपने एम्पायर के लिए वो फॉरेन पॉलिसीज़ को ब्रिटिशर्स लाते थे यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद आज ही हम लोग का देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, इसके बाद हम लोग का रशियन थ्रेट हो गया। फिर आ जाइए इंडियन जियोग्राफिकल पोजीशन, ठीक है, इंडियन जियोग्राफिकल पोजीशन, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, तो जो इंडिया जो है ना पूरा वीक माइनर स्टेट से सराउंडेड मैंने था पहले ही, और इसके कारण जो एक्सटर्नल पावर्स है जैसे रशिया हो गया, ठीक है, उस वो जो है अट्रैक्ट होता था, और उनका अटेंशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसलिए इंडिया जो है ना स्टार्टिंग से ही पूरा एक रिस्क फैक्टर मैंने रिस्क पे रहता था ये, क्लियर। तो ये हम लोग का मेन फैक्टर्स था बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज़ इन इंडिया, क्लियर। अच्छा, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज ना विद डिफरेंट रीजंस कौन कौन सा फॉरेन पॉलिसीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तिब्बत का, ठीक है। तिब्बत के लिए जो है ब्रिटिशर्स कौन कौन सा फॉरेन पॉलिसीज़ लाया था, तो तिब्बत, इसमें आप बोल सकते हैं जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट है ना यहाँ पे हम लोग का, ये आप पॉइंट वाइज लिखिए यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे पहला तो ब्रिटिश इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रिटिश का ना इंटरेस्ट था तिब्बत में, और बिकॉज ऑफ दी कॉमर्शियली, ठीक है, कॉमर्शियल मतलब वहाँ पे कॉमर्स ट्रेड वगैरह करने के लिए ना वहाँ पे तिब्बत में स्टार्टिंग से ब्रिटिश का इंटरेस्ट था, जिसके कारण जो भी थ्रेट था ना वो एब्सेंट हो जा रहा था फ्रॉम तिब्बत एंड चाइनाज मिलिट्री वीकनेस एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तिब्बत और चाइना का जो मिलिट्री था ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहता था, क्लियर। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यंग हस्बैंड मिशन एक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ था, तो यंग हस्बैंड मिशन। व्हाट इज़ दिस यंग हस्बैंड मिशन, तो कर्जन है ना वो जो भी तिब्बत से जो भी सामान वगैरह आता था ना उसको डिटरमाइन करके वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में रख लेता था, और वो जो कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड थे उनको तिब्बत भेजा था इन 1904 में, क्लियर। ये बिकॉज फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैकमोहन लाइन, मैक मोहन लाइन, ये क्या था, तिब्बत को ना एज अ सोवरेन नेशन कंसिडर करना चाहिए था ब्रिटिश को, लेकिन वो लोग ये कंसिडर नहीं करके ब्रिटिश क्या किए, जो चाइना और तिब्बत से रिप्रेजेंटेटिव बुलाएं, ठीक है। एक ट्राईलैटरल कॉन्फ्रेंस हुआ था शिमला में 1913 में, और जो भी रिजोल्यूशन था ना मैंने उनका मेन काम क्या था उस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुआ था, तो एक हेनरी मैकमोहन लाइन बनाना था बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया, क्लियर। जो मैकमोहन लाइन अभी भी है, क्लियर। मैकमोहन लाइन जो है कौन कौन से कंट्री को सेपरेट करता है आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, ठीक है, गूगल पे टाइप कीजिए मैकमोहन लाइन अपने आ जाएगा।
ठीक है, मैकमोहन लाइन। तो ये हम लोग का हो गया। फिर बोल सकते हैं हम लोग का मिशन सेंट टू तिब्बत, मिशन सेंट टू तिब्बत। ठीक है, अब कौन सा मिशन यहाँ पे तिब्बत गया था, तो 2 मिशंस वे डिस्पैच्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि 1774 में गया था, और दूसरा 1783 में गया था मिशंस। ठीक है, जिसका मेन ये रीज़न क्या था, टू मैंने उन कंसिडरेबल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ना वो मिशंस को तिब्बत भेजा गया था। ठीक है, कब कब, एक 1774 में और 1783 में। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए मैंने तिब्बत से क्या क्या फॉरेन पॉलिसी और किस लिए फॉरेन पॉलिसीज़ जो है ना ब्रिटिशर्स अपना रहे थे, वो यहाँ पे हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं पर्शिया एंड द पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शिया एंड एंड पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। क्लियर, इसमें क्या हम लोग का जो एंग्लो रशियन है ना, वो एंटिटी क्या था, तो 1907 में, यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर लीजिए 1 नंबर पॉइंट देके, दैट एंग्लो इंडिया एंटिटी, एनटीटी। क्लियर, इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, 1907 का जो ट्रीटी हुआ था ना बिटवीन द पर्शिया, मैंने बिटवीन पर्शिया एंड ब्रिटिशर्स, उसमें क्या था, जो पर्शियन है वो स्प्लिट हो गया था इनटू ब्रिटिश और रशियन जोन्स में। क्लियर, जिसके कारण जो हम लोग का मैंने दो जो अफ़गान वॉर्स हुआ था ना, उसके बाद हम लोग का ब्रिटिश और रशियन जोन्स में पर्शिया को पूरा सेपरेट कर दिया गया था। अब इसको बचाने के लिए जो है ना फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स लोग लेके गया था। क्लियर, अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि पर्शिया को ना जर्मन से बचाने के लिए, डिफेंडिंग डिफेंडिंग अगेंस्ट जर्मन्स, अगेंस्ट जर्मन्स। इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, तो एफर्ट जो है ना वो बहुत ही मैंने ह्यूज एफर्ट बनाया जा रहा था टू कर्ब द ग्रोइंग जर्मन पावर्स इन द एरिया मैंने जर्मन पावर्स को मैंने रोकने के लिए ना, या उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ह्यूज एफर्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स दे रहा था इन दी पर्शिया एंड पर्शियन गल्फ। क्लियर, फिर थर्ड में आप लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल ओवर द सी, कंट्रोल ओवर द सी। इसमें क्या देखने को मिल रहा था, जो ब्रिटिश है ना वो कंसोलिडेट कर ले रहता है उनका पोजीशन को बाय इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेटेजिक सी एंड कोस्टल एरियाज़। ठीक है, जैसे मॉरिशस हो गया, फिर मस्कत हो गया, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सब जगह जो है ना पूरा ब्रिटिशर्स जो है अपना कंट्रोल बना के रख रहा था, ताकि जो बाहर से कोई फॉरेन पावर अटैक ना कर सके इन द एरिया ऑफ पर्शियन एंड पर्शियन गल्फ, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में था। क्लियर, फिर फोर्थ नंबर में आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंग्लो रशियन एंटिटी हो गया हम लोग का, डिफेंडिंग अगेंस्ट कंट्रोल हो गया। अच्छा, और यहाँ पे बोलिए कि जो रशियन रेवोल्यूशन है ना उसका भी इम्पैक्ट पर्शिया में देखने को मिलता है, तो उससे बचाने के लिए जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 1917 में ना रशियन रेवोल्यूशन जो था वो ब्रिटिश को प्रोवाइड मैंने बता रहा था, या एक चांस दिया था टू सीज ऑल ऑफ द पर्शिया। क्लियर, तो इससे वो बचने के लिए क्या किया गया था, जो फॉरेन पॉलिसी है ब्रिटिश वो अपनाया था इन दी एरिया ऑफ पर्शिया एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, मतलब रशिया थ्रेट दिया था कि जितना भी ब्रिटिश का जो एरिया है ना इन दी पर्शियन पर्शियन गल्फ उसको सीज कर लेगा। क्लियर, तो इसको बचाने के लिए फॉरेन पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स वो लेके गया था वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप बोलिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फ्रंटियर फ्रंटियर पॉलिसी। इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, तो सबसे पहले तो बूचर एंड बोल्ट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हम लोग का, बूचर एंड बोल्ट पॉलिसी। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, बूचर एंड बोल्ट पॉलिसी में जो पॉलिसी है ना इसका मेन काम था फाइन्स वगैरह इम्पोज करना और सेंडिंग एक्सपीडिशंस एंड क्रिएटिंग ब्लॉकेट्स, जिसके कारण जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी उभर के सामने आया था टू कीप द फ्रंटियर अंडर द ग्राउंड। जो भी अटैक कर रहा था ना उसको मैंने बचा के रखने के लिए मेन ये बूचर एंड बोल्ट पॉलिसी अपनाया गया था। ठीक है, ये फाइन्स वगैरह मारता था, अगर बाहर से कोई अगर अटैक कर रहा है ना तो उसको हरा के फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जाता था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आज हम लोग का यहाँ पे दुरंत लाइन, तो द
डूरंड लाइन। इसमें क्या हुआ था ना, जो कि हम लोग का अफ़गान और ब्रिटिश के बीच में जो भी ट्राइबल एरियाज़ है ना, उसको डिवाइड करने के लिए डूरंड लाइन बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग का क्लोज्ड एंड ओपन, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, क्लोज्ड एंड ओपन फ्रंटियर। क्लोज एंड ओपन फ्रंटियर, इसमें क्या हो रहा था, जो सिंध का फ्रंटियर है ना, वो क्लोज फ्रंटियर सिस्टम था, और इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द पंजाब फ्रंटियर, ताकि पंजाब में जो है ना, ये पंजाब को ओपन फ्रंटियर रखा गया था। मतलब अगर कोई भी वॉर्स वगैरह करना रहता था तो उस टाइम पंजाब में होता था, और जो सिंध है उसको क्लोज फ्रंटियर में रखा गया था। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द रीजन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द रीजन। ये इसमें क्या हो रहा था, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, वो टू डिफरेंट प्रोविंशियल के कंट्रोल में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। जैसे कि हम लोग का पंजाब और बॉम्बे, ठीक है, ये दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो इसलिए इसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी है वो अपनाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेपाल। ठीक है, नेपाल। नेपाल में क्या क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाया गया था, सबसे पहला एक्ट एज बफर स्टेट, नंबर 1 हो जाएगा, एक्ट एज बफर स्टेट। ठीक है। इसमें क्या रहा, हम लोग का जो किंगडम ऑफ नेपाल है ना, वो एक स्टेबल और सिक्योर बफर जोन था बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत या चाइना। क्लियर। तो इसलिए नेपाल में जो ये पॉलिसी अपनाया गया था कि उसको मैंने एक्ट एज अ बफर स्टेट रखा गया था। फिर आ जाइए हम लोग का सेकेंड पॉलिसी, इसमें बोल सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ सगौली भी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगौली। व्हाट इज़ दिस ट्रीटी ऑफ सगौली? तो ट्रीटी ऑफ सगौली ना, ये साइन हुआ था 1816 में। कब साइन हुआ था? 1816 में। और इसमें मेन क्या बोला गया था, जो गोरखाज है ना, वो कंट्रोल दे दिया था, मैंने कुमाऊँ का जो कंट्रोल है ना, वो अपना छोड़ दिया था गोरखाज, और गढ़वाल एंड दी शिमला हिल्स रीजन है ना, वो किसको, ब्रिटिश के अंडर में दे दिया था। ठीक है। उस टाइम गोरखाज का कंट्रोल रहता था कहाँ कहाँ पे, तो कुमाऊँ में, गढ़वाल एंड शिमल हिल्स, ये सब का कंट्रोल फिर जो है और ब्रिटिश को देना पड़ा था इन द ट्रीटी ऑफ सगौली। क्लियर। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेपालीज गवर्नमेंट फेवरिंग ब्रिटिश पॉलिसी, नेपालीज गवर्नमेंट फॉलोइंग, ठीक है, नेपालीज गवर्नमेंट फॉर फॉलोइंग या फेवरिंग बोल सकते हैं ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है। तो जो नेपाली गवर्नमेंट है ना, वो टोटल जो फॉरेन पॉलिसी था उसको शेप किया गया था इन कन्फर्मिटी विद ब्रिटिश इंटरेस्ट। मैंने वो लोग देखता था कि ब्रिटिश का क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से पूरा फॉरेन पॉलिसी को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल अलायंस ट्रीटीज़। ठीक है। तो ये हम लोग का नेपाल के लिए हो गया। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भूटान। ठीक है, नेपाल जब आया तो भूटान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। भूटान में क्या क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाया गया था, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन हुआ था। क्या चीज़? ट्रीटी ऑफ पुनाखा। व्हाट इज़ दिस ट्रीटी ऑफ पुनाखा? तो जो ट्रीटी ऑफ पुनाखा है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी भूटानिस रूलर एज सोवरेन इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, फॉरेन रिलेशंस को छोड़ के सभी मैटर्स में सोवरेन रहेगा, जिसको मैंने जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में डाला जा रहा था। ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुनाखा में यही बात बोला गया था। फिर ये हो गया। अब हम लोग सिक्किम का देख लेते हैं। सिक्किम। ठीक है। सिक्किम में क्या था, तो इसमें सबसे पहले तो इसका मेन जो है ना, रिकॉग्निशन मिला था बाय द चाइनीज़। तो आप बोल सकते हैं कि रिकॉग्निशन बाय द चाइनीज़। क्लियर। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश का राइट था ना ओवर सिक्किम, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट इन 1890। ठीक है, इन 1890। अच्छा, उसके बाद बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका प्रोटेक्टोरेट क्या था, तो इसमें आप लोग का सेकेंड नंबर में
इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, जो ये आप बता दे रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश जो था ना 1861 में, वो पूरा अपना प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया था, मच अगेंस्ट द विशेज ऑफ द दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा के अगेंस्ट में जाके जो है ना पूरा अपना प्रोटेक्टोरेट वो डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ब्रिट अगेंस्ट द विशेज against the wishes of Dalai Lama. क्लियर? ब्रिटिश लिखिए, ब्रिटिश declared their protectorate. British declared their protectorate. क्लियर? ये हो गया हम लोग का। अच्छा, इसके बाद बोल सकते हैं कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या था यहाँ पे सिक्किम का। तो मेन जो है ना, सिक्किम एक पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट था, बिकॉज वहाँ से तिब्बत जो है ना कुड बी अप्रोच, तिब्बत जाने के लिए बहुत ही मैंने बेस्ट रूट हम लोग का सिक्किम को ही माना जाता था उस टाइम। ठीक है, तो वॉज द बेस्ट रूट टू अप्रोच कहाँ? सिक्किम। क्लियर? अच्छा, तो हम लोग का सिक्किम के बारे में हो गया। अच्छा, और बोल सकते हैं यहाँ पे और एक है हम लोग का पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ठीक है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व? तो इसमें ना आप बोल सकते हैं जो लिटन था ना, वो स्टार्ट किया था एक न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, जिसका मेन एम था टू हैव साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफ गार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर? इसका मेन काम क्या था? टू हैव अ साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफ गार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट स्टार्टेड बाय लिटन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये हम लोग का हो गया। फिर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्टेड बाय लिटन, एम वॉज टू हैव, ठीक है, एम वॉज टू हैव साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफ गार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया मेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे और क्या बच गया? अच्छा हाँ, और दो हम लोग का बचा है, दो हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप लिखिए पहले तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इस पॉलिसी में ना हम लोग क्या था, जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी है, ये स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, इसको कौन स्टार्ट किया था? तो लॉरेंस स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? ये लॉरेंस कौन था? ये तो ये जो है ना एज अ गवर्नर जनरल सर्व किया था फॉर इंडिया फ्रॉम 1864 टू 1869। तो आप यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं सर्व्ड, ठीक है, एज गवर्नर जनरल क्लियर, ऑफ इंडिया फ्रॉम 1864 टू 1869। क्लियर? और इसके हिसाब से ना अकॉर्डिंग टू हिम जो इंग्लिश है ना, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन दी अफगानिस्तान डोमेस्टिक अफेयर। क्लियर? और वहाँ और उस टाइम वो जो लॉर्ड लॉरेंस था ना, वो बोल रहा था कि ऐसा कोई नीड भी नहीं है टू मेंटेन एन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव एट इट्स कोर्ट। क्लियर? जो अफगानिस्तान के कोर्ट में कोई ऐसा इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव मेंटेन करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी में ये चीज़ था। क्लियर? तो हम लोग का यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी, जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज़ था ना, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तिब्बत, पर्सिया, नॉर्थ वेस्ट में, हाँ चलिए समय पे डिस्कशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में क्या देखने को मिला था ना, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैट्रियोटिक सेंटिमेंट थ्रू द इंडियन प्रेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन एफर्ट टू exert control over it. The development of the Indian press was hampered by developmental issue, illiteracy, colonial limitations, and repression. It spread liberation's belief and became an important weapon in the struggle for independence. ठीक है, तो इसमें हम लोग का प्रेस का डेवलपमेंट ऐसे देखने को मिल रहा है इसमें। अच्छा, अब इसमें है ना हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ना, ऑरिजिन ऑफ प्रेस कैसे हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो ऑरिजिन देख लेते हैं हम लोग। ऑरिजिन ऑफ प्रेस इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग मशीन इंडिया में ना, वो हम लोग का 1557 में आया था, जो कि पोर्टुगीज़ लेके आया था। ठीक है, और ये कहाँ गोवा में लेके आया था, टू प्रोमोट क्रिश्चियनिटी। तो फर्स्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन was brought first printing machine was brought in India by Portuguese, by Portuguese in at Goa किस लिए लेके आया था, टू promote Christianity। ठीक है, और ये कब लेके आया था, तो इन 1557 में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ना बंगाल गैजेट हिक्की का जो था वो स्टार्ट हुआ था, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का था वो। और ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की है इनका इसका पूरा नाम, जो कि 1780 में स्टार्ट किया था। और इसमें मेन जो करप्ट प्रैक्टिसेस कंपनी में था ना, कंपनी में जो चल रहा था, और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, ये सब के बारे में उसको इसमें डिस्कशन होता था बंगाल गैजेट में। तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट न्यूज़ पेपर इन इंडिया क्या था, तो बंगाल गैजेट ठीक है। और इसको कौन करता था, तो वॉज स्टार्टेड बाई कौन स्टार्ट किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्लियर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन 1780। क्लियर, और इसमें जो भी करप्ट ऑफिसर्स है ना या सर्वेंट है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता था इस बंगाल गैजेट में। क्लियर, तो हम लोग का ओरिजिन ऑफ प्रेस इन इंडिया में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आइए हम लोग देख लेते हैं सेंसरशिप एंड रेगुलेशंस, इसका कैसे होता था प्रिंटिंग प्रेस का। क्लियर, तो सबसे पहले तो हम लोग का आया था, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया था 1799 में। क्लियर, तो सबसे पहला एक्ट हम लोग कौन सा था, रेगुलेशन बोल सकते हैं ये, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। ठीक, इसमें क्या था ना, तो जो भी फ्रेंच इन्वेशन हो रहा था ना इंडिया में, उसको एंटिसिपेट करता था ये, और लॉर्ड वेलेस्ली है वो इस एक्ट को इम्पोज करता था वॉर टाइम प्रेस के थ्रू, जो भी हम लोग का वॉर टाइम में रिएक्शंस वगैरह जो भी आता था ना, उसमें ये प्री सेंसरशिप वगैरह लगा के तब फिर पब्लिश करने का ये यहाँ पे देता था, परमिशन देता था। क्लियर, तो इसमें एक्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंटीसिपेट्स या एंटीसिपेटिंग द फ्रेंच इन्वेशन, ऑफ इंडिया। इसमें वेलेस्ली enacted this act imposing wartime press restriction clear, press restriction including pre-censorship
सेंसरशिप। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का जो रेगुलेशन आया था ना, वो आया था हम लोग का लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, जो कि 1823 में आया था। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, लाइसेंसिंग रेगुलेशन। कब आया था लाइसेंसिंग रेगुलेशंस? तो हम लोग आया था 1823 में। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया था ना, इस एक्ट के हिसाब से ना, जितना जो जॉन एडम्स है वो जो रूल्स इनैक्ट किए थे ना, वो क्या था कि कोई भी अगर प्रिंटिंग प्रेस को अगर स्टार्ट करना है या यूज़ करना है ना, तो वो विदाउट लाइसेंस नहीं किया जाएगा। अगर विदाउट लाइसेंस कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक पेनल ऑफेंस माना जाएगा। क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनैक्टेड बाई जॉन एडम्स। ठीक है। विच cited that starting or using a press, clear, without license, ठीक है, यानी नहीं, without a license would be a penal offense। क्लियर। अच्छा, इसके बाद फिर क्या क्या आया था हम लोग के पास थर्ड वाले में? तो प्रेस एक्ट ऑफ 1835 आया था, या इसको मेटकाफ एक्ट भी बोला जाता है। क्लियर। तो प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या मेटकाफ एक्ट। क्लियर। इसमें क्या बोला गया था? मेट के CALFE। ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, जो मेटकाफ है ना, वो जो ऑब्नोक्सियस 1823 वाला जो एक्ट था, ठीक है, उसको वो हटा दिया था, और जो भी प्रेस था ना, उसको लिबरेट कर दिया था, कि जिसके कारण एक बहुत ही मैंने रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर हम लोग को देखने को मिला था इसमें। क्लियर। तो आप इसमें लिख सकते हैं, रिपेल्ड द 1823 रेगुलेशन due to which a rapid growth of newspaper was seen। ठीक है, was seen या आपका was noticed। ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग का थर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बाद आया था हम लोग का लाइसेंसिंग एक्ट 1857। ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन था, और इसके बाद आया था हम लोग का लाइसेंसिंग एक्ट कब का? 1857। ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, जो इंडियन प्रेस है ना, उसको कुछ लिमिटेशंस पे रख दिया गया था आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857, और जो गवर्नमेंट है उनके पास एक पावर दे दिया गया था कि वो कोई भी न्यूज़पेपर को जो है, या बुक हुआ, उसको रोक सकते हैं पब्लिश होने से। इसमें आप ऐसे मेंशन कीजिए कि दिस एक्ट provided the government with powers to forbid, ठीक है, any newspaper or book, from being published। ठीक है। और ये जो हम लोग का 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ना, उसके बाद ही ये देखने को मिला था, ये रिवॉल्ट या अपराइजिंग हुआ था उसमें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग का फिफ्थ नंबर आता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857। ये एक्ट जो है ना, ये जो हम लोग का मेटकाफ एक्ट था हम लोग का, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 जो था ना हम लोग का मेटकाफ एक्ट, उसमें उसको रिप्लेस कर दिया था, और इसमें ये मैंडेट कर दिया गया था कि कोई भी बुक या न्यूज़पेपर है ना, उसमें प्रिंटर और पब्लिशर का नाम होना ज़रूरी है, एज वेल एज द लोकेशन ऑफ द पब्लिकेशन। क्लियर।
तो इसमें ये चीज़ हम लोग का आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857 में। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इट रिप्लेस्ड द मेटकाफ एक्ट एंड मेड इट मैंडेटरी, फॉर एनी बुक और न्यूज़पेपर, फॉर एनी बुक और न्यूज़पेपर टू include the name of the publisher and location of the publication, क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ था। तो इसमें टोटल हम लोग का 5 रेगुलेशंस निकाला गया था, जिसमें पूरा कि हम लोग का जो इंडियन प्रेस जो है ना, इसमें हम लोग का पूरा इसमें चेंजेस वगैरह देखने को मिला था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग का आता है कि नेशनलिज्म एंड द इंडियन प्रेस। ठीक है। अब इसमें हम लोग का नेशनलिज्म मैंने इसमें और कौन कौन सा हम लोग का एक्ट वगैरह आया था ना, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कि हम लोग का इंडियन प्रेस के लिए एक बोला जाता है ना कि एज अ नेशनलिज्म वो हेल्प किया था। तो सबसे पहला तो हम लोग आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आप लोग इसको जानते ही होंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? तो 1878 का है। ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिन क्या है? तो ये जो है ना इंट्रोड्यूस कौन किया था? तो लॉर्ड लिटन इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 1878। क्लियर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिटन इंट्रोड्यूस्ड इन 1878। ठीक है। और इसका मेन काम क्या था, इसका मेन रीज़न था इसको इंट्रोड्यूस करने का ना, जो इंक्रीजिंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था ऑफ द राइटिंग्स इन द प्रेस और पर्टिकुलरली ना इन द लैंग्वेज प्रेस। क्लियर। जैसे हिंदी में बहुत सारा ऐसा आर्टिकल्स आ रहा था जिससे जो इंडियन सिटीजन्स थे ना उस टाइम, वो लोग पढ़ के ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए ये एक्ट को लाया गया था। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू द increasing impact due to the increasing impact of the writings clear, in the press, ठीक है, especially in the local language, especially in the लोकल लैंग्वेज। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का मेन रीज़न था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर जो सर्कुलेट हो रहा था ना उस पर कंट्रोल लाने का। आप ऐसे लिख सकते हैं, टू कंट्रोल, क्लियर, टू कंट्रोल द स्पिनिंग ऑफ न्यूज़पेपर, क्लियर। अच्छा, अब इस प्रोविज़न में इसमें क्या था ना, तो प्रोविज़न में ये बोला गया था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ या पुलिस कमिश्नर हुआ ना, उसके मैंने उनको पावर दे दिया गया था कि कोई भी प्रिंटर या पब्लिशर है उसके ऊपर वो मैंने प्रॉपर कंट्रोल अपना ला सकते थे, जो कि न्यूज़पेपर जो पब्लिश करता था सर्टेन काइंड्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि हम लोग का डिमांड ऑफ सिक्योरिटी हो गया, फिर कोई भी जो मैंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता था ना, तो उसको वो लोग सीज़ कर सकते थे उस प्रिंटिंग प्रेस को। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें आप ऐसे लिखिए प्रोविज़न। अब इसमें ये मेंशन कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, क्लियर, was empowered to force the printer and publisher
to force the printer and publisher of a newspaper of a newspaper to agree, ठीक है, क्या चीज़ से अग्री करना है, टू अग्री, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, टू अग्री नॉट टू पब्लिश, अग्री नॉट टू publish, okay, not to publish certain kinds of certain kinds of clear certain kinds of materials to demand security, clear, and to confiscate any and to confiscate any printed matter clear, it deemed to be objectionable, it deemed to be objectionable। अब इसका हम लोग देखते हैं ना, एक आया था हम लोग का न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट था, जो कि 1908 में आया था, क्लियर। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड नंबर में आप लोग ये लिख सकते हैं कि न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट, या न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, क्लियर। इसमें आपका क्या हो जाता है ना, इसमें क्या बोला गया था, जो ये एक्ट है ना, ये मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दिया था कि कोई भी प्रेस का प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकता है जब भी वो कोई ऑफेंसिव कंटेंट पब्लिश करता है, ठीक है, जिसके कारण जो है ना वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लोग कैटलाइज हो जाते हैं। और कोई भी ऐसा जस्टिफिकेशन फॉर मर्डर वगैरह कुछ भी अगर दिया वो लोग अगर प्रिंट कर रहे हैं ना, तो मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी आ गया था कि वो लोग सीज कर सकते थे उस प्रेस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, magistrate was given the authority, okay, magistrate was given the authority to seize the property of the press, ठीक है। कब सीज कर सकते थे मजिस्ट्रेट, तो whenever it published offensive content, क्लियर हो गया। तो ये आया था। इसके बाद आप थर्ड में बोल सकते हैं कि हम लोग का एक आया था इंडियन प्रेस एक्ट, जो कि 1910 का है ये, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे मेंशन कर सकते हैं इंडियन प्रेस एक्ट, क्लियर। इंडियन प्रेस एक्ट क्या है, 1910। इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या बोला गया था ना, ये लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया था कि वो लोग वारंट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट एनी न्यूज़पेपर या बुक हो जिसमें कोई सिडिशियस मैटर्स हो, क्लियर। और इसमें ये भी जो सिडिशियस मैटर है ना, वो कोई भी जो मैजेस्टी जो था उस टाइम का, हिज मैजेस्टी, उनके सामने पेश किया जा सकता था। और इससे कोई भी पब्लिकेशन के ऊपर ना प्रोहिबिशन लगाया गया था कि वो लोग कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस या पॉलिटिकल लिटरेचर इस हिसाब का कोई भी कंटेंट वो लोग पब्लिश ना करें, क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, लोकल गवर्नमेंट्स वॉज वेयर लिखिए, वॉज वेयर एम्पावर्ड, क्लियर। क्या चीज़ का पावर मिला था इन लोगों को, तो टू इशू वारंट अगेंस्ट एनी न्यूज़पेपर, अरे यार, अगेंस्ट, क्लियर, एनी न्यूज़पेपर और बुक, न्यूज़पेपर हो या बुक हो जो पब्लिश हो रहा है जिसमें कोई सिडिशियस मैटर है, कंटेनिंग एनी सिडिशियस मैटर्स, क्लियर। जो कि था ना, आप इसको और आगे अगर थोड़ा सा और इसमें लिख लीजिए,
ऐसे लिखिए आप, विच वर टू बी फोर्टिफाइड, टू बी फोर्टिफाइड टू हिज मैजेस्टी, टू हिज मैजेस्टी, क्लियर, एंड thus prohibited, and thus prohibited the publication of, prohibited the publication of a large amount of a large amount of nationalist press, of nationalist press and political literature, and political literature, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि और एक है यहाँ पे, आप ये मेंशन कर सकते हैं, एक आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1931 जो कि इमरजेंसी पावर्स था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, इंडियन प्रेस एक्ट 1931, इसको जो है ना ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लीजिएगा, इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, क्लियर। इसमें क्या बोला गया था, जो इंडियन प्रेस एक्ट हम लोग का 1931 का ना, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था ना उस टाइम, उसको कुछ परमिशंस वगैरह जो है ना वो अलाउ किया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि कोई भी अगर ब्रॉड अथॉरिटी है और उनका अगर कोई प्रोपागेंडा है जो कि सिविल डिसोबीडियंस को इनकरेज कर रहा है ना, उसको रोकने के लिए, क्लियर। और 1932 में जो है ना इसको और मैंने बढ़ा दिया गया था कि, और इसमें इससे पहले 31 में क्या बोला गया था, कोई भी अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, कोई प्रोपागेंडा अगर उसको इनकरेज कर रहा है तो उसको रोकना है। लेकिन 1932 में इसको और बढ़ा के बोला गया था कि कोई भी अगर ऐसा एक्शन हो रहा है जिससे कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो उसको फिर रोका जाएगा, क्लियर, थ्रू इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, क्लियर, 1931 में। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट दिस एक्ट granted provincial governments broad authority to curb, क्लियर, कर्ब मतलब रोक देना या कोई भी मैंने प्रिवेंट करना, ठीक है, टू कर्ब प्रोपागेंडा, क्लियर, propaganda which would encourage, क्या, which would encourage civil disobedience, ठीक। अच्छा, इसको फर्दर इन 1932 this act was broadened, clear, broadened to cover all actions, ठीक है, all actions intended to undermine, clear, undermine governmental authority, क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब इसके बाद ना हम लोग का इसमें जितना भी मेन इंडियन प्रेस का जो भी एक्ट वगैरह आया था ना, जिससे कि हम लोग को मॉडिफिकेशन या और इन फ्यूचर हम लोग का जो इंडियन प्रेस में जो भी हम लोग का चेंजेस देखने को मिला था ना, यही थे हम लोग का 3-4 जो है हम लोग का मेन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, तो रोल ऑफ द प्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें प्रेस का क्या क्या फ्रीडम स्ट्रगल में ना क्या क्या रोल था वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला ना इसका जो इंडियन प्रेस है इसका वर्ल्ड वॉर 1 में क्या रोल था, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रोल इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। इसमें क्या रोल था, तो इंडियन प्रेस जो है ना वो ये यूनानिमसली जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा था, मैंने वो बोल रहा था, प्लीड कर रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को अकॉर्ड करे द राइट्स एंड लिबर्टीज़ फॉर विच द अलाइज वेयर फाइटिंग इन यूरोप,
क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं इसको, दैट द इंडियन प्रेस, ठीक है, इंडियन प्रेस यूनानिमसली क्लियर प्लीडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लियर प्लीडेड द ब्रिटिश, क्लियर प्लीडेड द ब्रिटिश टू accord, clear, to India the rights, क्या चीज़ अकॉर्ड करना है, the rights and liberties, rights and liberties for which the allies were fighting in Europe, for which the allies were fighting in यूरोप, क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये डांडी मार्च में भी इसका रोल था इन हम लोग का प्रेस का, तो रोल इन डांडी मार्च, रोल इन डांडी मार्च कब हुआ था, प्लीज़ मेंशन करिए आप लोग कमेंट में। रोल इन डांडी मार्च क्या है, तो जो प्रेस है ना, फुल पब्लिसिटी प्रोवाइड किया था टू द न्यूज़, जो भी न्यूज़ था ना इस मार्च का, और जितना भी हम लोग का एंथुसियाज्म इन पीपल वगैरह जो भी जो बोला नहीं, जोश आक्रोश जो है, ये सब पूरा मेंटेन रखा था हम लोग का इंडियन प्रेस, क्लियर। अच्छा, उसके बाद थर्ड में आप बोल सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी सपोर्ट किया था, तो ऐसे लिख सकते हैं, सपोर्ट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या सपोर्ट दिया था, तो हिंदू जो था ना मद्रास का, मैंने सॉरी, जो मद्रास जो स्टेट था उस टाइम, उस वहाँ का द हिंदू करके एक न्यूज़पेपर आया था, जो कि हम लोग का पहला न्यूज़पेपर था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आज ही हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें और गांधी जी को भी असिस्ट करता था, असिस्टिंग गांधी जी, कैसे गांधी जी को असिस्ट करता था इंडियन प्रेस, गांधी जी, तो इसमें क्या करता था ना, जो भी व्यूज़ था फ्रीडम मूवमेंट के लिए ना गांधी जी का, वो हम लोग का इंग्लिश वीकली एक आता था यंग इंडिया करके, फिर गुजराती वीकली आता था नवजीवन करके, इसके थ्रू जो है ना पूरा पब्लिक तक, लोकल पब्लिक तक पहुंचाता था गांधी जी का व्यूज़ को, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि रोल इन स्वदेशी मूवमेंट, रोल इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या रोल है इंडियन प्रेस का हम लोग का, तो इसमें ना बहुत मैंने कुछ मेजर रोल्स प्ले किया था हम लोग का इंडियन प्रेस, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो अमृत बाजार पत्रिका था ना, वो हम लोग का जो ईस्ट बंगाल था उसको मैंने वहाँ पे पूरा पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करवा के ईच एंड एवरी टाउन या विलेज रहता था ना, उस लोग को प्रिपेयर करता था फॉर एनी सब, कोई भी अगर पिटिशंस वगैरह सबमिट करना होता था गवर्नमेंट को ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट में, तो उसमें हम लोग का अमृत बाजार पत्रिका में सब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इन्फॉर्मेशंस जो रहता था ना, एकदम माइन्यूट डिटेल्स वगैरह, वो इसमें प्रोवाइड किया जाता था अमृत बाजार पत्रिका में। और जो कि है हम लोग का, और जैसे जैसे पिटिशंस वगैरह साइन करना हुआ, तो बहुत सारा आदमी लोग जो है ना वो सब उसमें प्रोसेस को समझता था, और कोई पिटिशन को मैंने आदमी लोग साइन करता था, ठीक है। और इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, ये तो समझ में आ गया पहला में क्या था, पहला में आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए अमृत बाजार पत्रिका, अमृत अपने समझ में आ जाए, ठीक है, पूरा नहीं बता रहे इसमें, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो वंदे मातरम है उसको पेपर में मैंने प्रेस के थ्रू जो है उसको पूरा सर्कुलेट किया जाता था, जिसके कारण जो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है बंगाल का ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हुआ था, क्लियर। तो वंदे मातरम वॉज सर्कुलेटेड, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि और एक पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो 4 लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ कैलकाटा था ना, जो कि हम लोग का कौन कौन सा था, कैसे लिखिए, 4 लीडिंग न्यूज़ पेपर्स ऑफ कैलकाटा, क्या क्या था, तो सबसे पहला हम लोग का द बंगाली, क्लियर, सॉरी। उसके बाद हम लोग का था द इंडियन मिरर, 2 नंबर है, 1 मिनट,
2 नंबर में द इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर, क्लियर। द इंडियन मिरर हो गया। इसके बाद हम लोग का 2 नंबर, उसके बाद आप थर्ड में बोल सकते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका, क्लियर। तो थर्ड में द अमृत, क्लियर, बाजार पत्रिका। और फोर्थ में आप बोलिए यहाँ पे हिंदू, एक मिनट, सिर्फ हिंदू नहीं, द हिंदू करके था, द हिंदू पैट्रियट, द हिंदू पैट्रियट, क्लियर। अच्छा, ये जितना भी हम लोग का बंगाल में जो भी हम लोग का राइट्स वगैरह होता था, जो भी हम लोग का क्या बोलिएगा उसको, प्रोटेस्ट वगैरह होता था ना, सब इसी पेपर्स के थ्रू जो है वो पूरा लोकल पब्लिक तक सर्कुलेट होता था, क्लियर। अच्छा, ये हम लोग का हो गया रोल इन डांडी मार्च लिख लिया। अच्छा, एक चीज़ ना हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था हम लोग का इंडियन प्रेस। तो रोल इन जलिया जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। इसमें भी इंडियन प्रेस का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसमें जितना भी न्यूज़ वगैरह होता था ना, वो हम लोग का थ्रू इंडियन नेशनलिस्ट हो गए, मैंने इंडियन नेशनलिस्ट प्रेस जो है ना, वो लोग यहाँ से पूरा वो सर्कुलेट करते थे। और जो जर्नलिस्ट वगैरह है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और मैंने गवर्नमेंट के का जो एट्रोसिटीज़ था ना, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे उस टाइम, जिसके कारण जो है थोड़ा जोश और आक्रोश इंडियंस में था उस टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल में रोल ऑफ प्रेस हम लोग का ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस का डेवलपमेंट हुआ ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हम लोग का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम लोग का आज ये जो नेशनलिज्म है उसको प्रमोट किया था, तो प्रोमोटिंग नेशनलिज्म, प्रोमोटिंग नेशनलिज्म, क्लियर। इसमें क्या होता है हम लोग का, जो प्रेस है ना, वो खाली एक फाउंडेशन ऑफ द नेशन स्टेट ही नहीं वो मैंने स्टार्ट किया था, उसके जगह ना और भी बहुत सारा काम किया था। जैसे कि हम लोग का फीलिंग्स, जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स है, सेक्युलरिज्म का फीलिंग्स हो गया, फिर जो प्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये सब जो बहुत डिफरेंट हम लोग का जो फीलिंग्स और जो थिंकिंग है ना, ये सबको हम लोग का प्रमोट किया था, क्लियर, कौन, प्रेस, क्लियर। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि यूनिटी को स्ट्रेंथ किया था, तो STREN, स्ट्रेंथनिंग यूनिटी। इसमें क्या होता है हम लोग का जो प्रेस है ना, वो पॉलिटिकल एजिटेशंस वगैरह स्टेट करके ना, जो भी हम लोग का इंडिया मैंने इंडिया को जो स्ट्रॉन्ग करता था, और जो इंडियंस है उनको, जो उनके अंदर जो जोश या जो गुस्सा है ना, उसको कभी कम नहीं होने देता था, जिसके कारण जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं ना इन द कंट्री, वो एक साथ आके एक मुद्दा पे वो लोग बात करके उसको फिर उसका हल निकालते थे, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसके कारण इकोनॉमिक अवेकनिंग भी हम लोग को देखने को मिला, इकोनॉमिक अवेकनिंग। इकोनॉमिक अवेकनिंग में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, MG रानाडे हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो पीपल है ना, इकोनॉमिस्ट है, वो लोग का जो भी थॉट था, जो भी थ्योरी था ना, उसको प्रोपागेट किया जाता था। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, ठीक है, वो प्रेस के थ्रू ही हम लोग का टोटल मैंने लोकल आदमी तक जो है उसको पहुंचाया जाता था, जिसके कारण जो उनके अंदर जो है ना, इकोनॉमी से लेके थोड़ा सा जागरूकता बढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस भी देखने को हम लोग को मिल रहा था, तो ग्रोथ ऑफ नेशनल, ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे जो भी प्रेस था ना, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का जो भी ओपिनियन है ना, उसको एक एक जगह से दूसरी जगह तक ये पहुंचाता था, और जिसके कारण जो है ना नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक। उसके बाद आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा था, एक मिनट, सोशियो कल्चरल
ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। इसमें क्या होता है हम लोग का सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रेस है ना, वो जितना भी सोशल रिफॉर्म्स का आइडियाज़ है या जो भी कैंपेन वगैरह होता था ना, उसको सोशल एविल के थ्रू जो है उसको प्रोपागेट करवाता था। जैसे कि हम लोग का एक बोले तो ये संवाद कौमुदी जो है, जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो पब्लिश किया जाता था, वो एक्टिवली कैंपेन मैंने कैंपेन करता था वो चीज़ ना, फॉर दी एबोलिशन ऑफ सती। क्लियर। सती प्रथा के लिए। तो हम लोग का सोशो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी में भी हम लोग का प्रेस का सिग्निफिकेंस रहा है। क्लियर। फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी इसमें बढ़ा है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जो इंडियन पॉलिटिकल का जो मैंने ऐसा कोई सच ना उस टाइम के लिए ना कोई ऐसा मेन मोटिव या कोई मेन एस्पेक्ट नहीं रहता था। बट ये जो है मैंने लंबा लंबा सिर्फ चर्चा ही चलता था। तो अब वहाँ से क्या हुआ, जैसे ही प्रेस का आना शुरू हुआ ना, तो एक जो स्कूल ऑफ थॉट है हम लोग का रिगार्डिंग द पॉलिटिकल नेचर इन इंडिया, ये जो है हम लोग का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स तक ना ये पहुँचना शुरू हो गया था हम लोग का। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम लोग का और एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो भी हम लोग का ऑपरेसिव और एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज़ रहता था ना कॉलोनियल डिज़ाइन का, उसको अपोज किया जाता था थ्रू प्रेस। ठीक है। मारपीट नहीं करके प्रेस में ये सब जो पब्लिश करके ना तो अपोज किया जाता। तो अपोज दी ऑपरेसिव ऑपरेसिव क्लियर ऑपरेसिव एंड exploitive oppressive and exploitive policies of the colonial regime। ये इसमें क्या होता था, इसके कारण जो हम लोग का एंटी इम्पेरियलिस्ट फीलिंग्स जो है ना, वो थोड़ा ग्रोथ होता हुआ मैंने उसमें ग्रोथ देखने को मिला। क्लियर। और जिसके कारण जो हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल का जो भी मुद्दा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था बिकॉज ऑफ दी एक्सप्लॉइट पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियलिज्म का जो अपोज किया जा रहा था। ठीक है। प्रोग्रेसिव अपोज किया जा रहा था उसको। क्लियर। ये हम लोग कुछ सिग्निफिकेंसेस था जो कि हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। क्लियर। बस यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो का मैंने 2-3 पार्ट रहेगा, तो सेकंड पार्ट में हम लोग फिर इसके बाद वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, और इसके बाद वाला जो पार्ट है ना आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।